आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के एक जबरदस्त नॉवल कर्मभूमि की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि 1930 के दशक के भारत का मतलब आजादी की लड़ाई के दौर का एक जीता जागता दस्तावेज है। बिल्कुल, एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। इस चर्चा का असल मकसद ये समझना है कि प्रेमचंद के लिए कर्म मतलब एक्शन लेना अपनी आराम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्यों था। सवाल बहुत दिलचस्प है और कर्मभूमि का सार मतलब उसका जो मूल विचार है ना वो इसी में छुपा है। अच्छा। हाँ, प्रेमचंद का मानना था कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने में नहीं बल्कि समाज के अंदर जो कमियां हैं उन्हें सुधारने में है, बराबरी लाने में है। उनके लिए असली कर्मभूमि हमारा अपना समाज था। ठीक है, तो कहानी के केंद्र में है अमरकांत, एक नौजवान आदर्शों से भरा हुआ। बिल्कुल। गांधी जी के विचारों जैसे सत्य, अहिंसा, सेवा का उस पर गहरा असर है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे पहला और बड़ा टकराव शुरू होता है, और वो भी उसके अपने घर में। हाँ, और ये टकराव आता है उसकी पत्नी सुखदा के रूप में। अमरकांत जहां देश सेवा के लिए फकीरी अपनाने को तैयार हैं, वहीं सुखदा एक अमीर घर की बेटी है। उसे एक आरामदायक जिंदगी की आदत है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। तो क्या प्रेमचंद ने सुखदा को सिर्फ एक विलेन के तौर पर दिखाया है या उसके नजरिए में भी कोई वजन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में सुखदा को विलन समझना बहुत आसान है, पर प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। वो सुखदा के जरिए एक बहुत ही मानवीय और प्रैक्टिकल सवाल उठा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े आदर्शों की कीमत अक्सर परिवार को चुकानी पड़ती थी, और खास तौर पे उस दौर में महिलाओं को। हाँ, सुखदा का संघर्ष असल में आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी के बीच का संघर्ष है। वो बुरी नहीं है, मतलब वो बस यथार्थवादी है। मतलब ये सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, ये दो विचारधाराओं का टकराव है। एकदम सही। कर्तव्य बनाम व्यक्तिगत खुशी। और कहानी में दूसरे पात्र भी हैं जो इस बहस को और गहरा बनाते हैं। जैसे सलीम का जिक्र आता है। हाँ, सलीम का किरदार बहुत अहम है। वो एक जोशीला क्रांतिकारी मुस्लिम नौजवान है। उस दौर में जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे थे, तब अमरकांत और सलीम की दोस्ती अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश थी। बिल्कुल। प्रेमचंद कह रहे थे कि आजादी की लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ खड़े हों। और नैना का किरदार, वो भी काफी प्रगतिशील लगती हैं। नैना उस दौर की नई भारतीय महिला का प्रतीक है। पढ़ी लिखी, सामाजिक कामों में हिस्सा लेने वाली। वो दिखाती हैं कि औरतें अब सिर्फ घर की चारदीवारी में कैद नहीं है। और एक डॉक्टर शांति कुमार भी हैं। हाँ, वो एक बुद्धिजीवी हैं जो आंदोलन को एक बौद्धिक दिशा देते हैं। तो आप देखें, प्रेमचंद ने समाज के हर तबके को एक साथ लाकर उस दौर का पूरा कैनवस तैयार किया है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अमरकांत जो भारत की सेवा करना चाहता है, वो पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है। और प्रेमचंद ने जानबूझकर ये मोड़ कहानी में डाला है। विदेश जाकर अमरकांत को वो चीज महसूस होती है जिसे हम अपराध बोध कहते हैं। गिल्ट। हाँ, गिल्ट। वो वहां की चमक दमक देखता है और उसकी तुलना अपने देश की गरीबी से करता है। उसे अपनी आरामदायक जिंदगी बेमानी लगने लगती है। तो ये एक तरह से उसकी जागृति का क्षण है। बिल्कुल, ये उसकी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ प्रेमचंद उस शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं जो आपको अपने समाज की जड़ों से काट दे। मतलब ज्ञान वही सार्थक है जो कर्म में बदले। सही बात। पश्चिम में बैठकर भारत के बारे में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। असली काम तो भारत की जमीन पर ही करना होगा। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर वापस आने का फैसला करता है। और भारत वापस आकर वो कोई बड़ी सरकारी नौकरी नहीं पकड़ता। नहीं, जो वो आसानी से कर सकता था। इसके बजाय वो सीधा गांवों की ओर जाता है। और यही बात उसे नायक बनाती है ना? हाँ, वो ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां ठुकरा देता है और उन लोगों के बीच काम करने का फैसला करता है जिन्हें समाज ने सबसे ज्यादा हाशिए पर रखा है। अछूत, किसान, मजदूर। तो यहाँ प्रेमचंद कर्म की अपनी परिभाषा को स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, कि राष्ट्रवाद सिर्फ जोशीले भाषणों में नहीं बल्कि चुपचाप समाज के सबसे दबे कुचले इंसान की सेवा करने में है। तो जब वो जमीन पर काम करना शुरू करता है तो जाहिर है समाज उसे ब्राजोस अबियर्तो से स्वीकार नहीं करता होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू होता है। उसे सबसे पहले अपने ही समाज की रूढ़िवादी ताकतों से टकराना पड़ता है। जैसे वो एक उदाहरण है जब वो अछूत माने जाने वाले लोगों के हाथ का बना खाना खाता है। हाँ, और आज हमें ये शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक तरह का सामाजिक विस्फोट था।
इस एक काम से वो पूरे समाज के ठेकेदारों को चुनौती दे देता है। तो ये सिर्फ खाना खाने की घटना नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक विद्रोह है। एकदम सही। ये सदियों से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का प्रतीक है। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत गहरा बिंदु रख रहे हैं कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक हमें सामाजिक आजादी न मिले। हाँ, अगर हम अंग्रेजों से तो आजादी चाहते हैं, लेकिन अपने ही भाइयों को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है, तो ऐसी आजादी का क्या मतलब? ये पाखंड है। लेकिन इस आदर्शवाद की एक बहुत बड़ी मानवीय और भावनात्मक कीमत भी चुकानी पड़ती है, खासकर सुखदा को। और ये कहानी का सबसे यथार्थवादी और दर्दनाक पहलू है। सुखदा अपने पति से प्यार करती है, उसके आदर्शों का सम्मान भी करती है शायद, लेकिन वो उस गरीबी, उस सामाजिक तिरस्कार के साथ नहीं जी पाती। वो गांव में अकेली पड़ जाती होगी। बिल्कुल, ये उन हजारों लाखों महिलाओं के अनकहे मनोवैज्ञानिक संघर्ष की कहानी है जिनके पति आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। हम अक्सर क्रांतिकारियों के त्याग को याद करते हैं, पर उनके परिवारों के बलिदान को भूल जाते हैं। तो अमरकांत का ये जो व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष चल रहा है, क्या ये बड़े राष्ट्रीय आंदोलन से भी जाकर जुड़ता है? हाँ, यहीं से उपन्यास का दायरा फैलता है। कहानी व्यक्तिगत संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में पहुंच जाती है। बहिष्कार आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, असहयोग, ये सब कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ सलीम का किरदार और भी उभर कर सामने आता है। हाँ, अमरकांत जहाँ गांधी जी के रास्ते पर चलता है, अहिंसक प्रतिरोध, वहीं सलीम थोड़ा ज्यादा आक्रामक है। वो मजदूरों को एकजुट करता है, हड़तालें करवाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रास्ते अलग होने के बावजूद दोनों की मंजिल एक है, आजादी। हाँ, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जाहिर है, जब आंदोलन इतना बढ़ेगा तो ब्रिटिश सरकार चुप तो नहीं बैठेगी। बिल्कुल, सरकार का दमन चक्र शुरू हो जाता है। गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज, प्रेस पर सेंसरशिप। अमरकांत के कई शांतिपूर्ण साथियों को भी जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, प्रेमचंद यहाँ कोई रोमांटिक तस्वीर नहीं खींच रहे हैं। वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि प्रतिरोध की एक कीमत होती है और वो कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये एक तरफ नैतिक शक्ति है और दूसरी तरफ स्टेट की दमनकारी शक्ति। सही कहा, एक तरफ निहत्थे सत्याग्रही हैं और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसके पास पुलिस है, सेना है, कानून है। कर्मभूमि इस असमान लड़ाई का बहुत सजीव चित्रण करती है। हमने नैना की बात की थी, क्या वो भी इस राजनीतिक आंदोलन में कोई भूमिका निभाती हैं? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। नैना और उनके जैसी महिला पात्र सिर्फ घर पर बैठकर इंतजार नहीं कर रही हैं, वो भी सक्रिय हैं। बहुत सक्रिय हैं। लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। नैना बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को इकट्ठा करती है। मतलब महिलाएं सिर्फ समर्थक नहीं, वो खुद बदलाव लाने वाली लीडर्स हैं। बिल्कुल, ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। प्रेमचंद समझ रहे थे कि अगर देश को बदलना है तो समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। कहानी का अंत काफी मार्मिक बताया गया है। अमरकांत, जो सबके लिए लड़ रहा है, वो आखिर में बिल्कुल अकेला रह जाता है। हाँ, और ये इस उपन्यास का क्लाइमैक्स है। वो गरीबी और बीमारी से जूझ रहा होता है, उसके दोस्त जेल में होते हैं और आखिरकार सुखदा भी उसे छोड़कर चली जाती है। हाँ, ये एक ऐसा क्षण है जहाँ कोई भी इंसान टूट सकता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। नहीं, वो नहीं टूटता। और इसी अकेलेपन में उसे उपन्यास का सबसे बड़ा सत्य मिलता है। उसे एहसास होता है कि यही देश, यही मिट्टी, यही लोग उसकी असली कर्मभूमि है। पलायर कायरता है। हाँ, उसका धर्म, उसका कर्तव्य, सब कुछ इसी संघर्ष में है। सच्ची देशभक्ति का मतलब निस्वार्थ भाव से, बिना किसी नतीजे की परवाह किए, बस अपना काम करते रहना है। तो उपन्यास का अंत किसी बड़ी राजनीतिक जीत के साथ नहीं होता, नहीं, बल्कि ये एक व्यक्तिगत नैतिक जीत पर खत्म होता है। अमरकांत को शायद कोई पद या प्रसिद्धि नहीं मिलती, लेकिन उसे एक नैतिक स्पष्टता मिलती है, आत्मसंतुष्टि। हाँ, कि उसने अपना धर्म निभाया। और प्रेमचंद के लिए यही सबसे बड़ी जीत है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कर्मभूमि सिर्फ आजादी की लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, ये क्रम, कर्तव्य, त्याग, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत खुशी के बीच की कश्मकश की कहानी है। संक्षेप में कहें तो इसका मूल विचार ये है कि आप एक देश को राजनीतिक रूप से तब तक आजाद नहीं करा सकते जब तक आप उसके लोगों को उन सामाजिक बेड़ियों से आजाद न कराएं जो आपने खुद उन पर डाली हैं। मतलब असली लड़ाई समाज के भीतर है। बिल्कुल, जातिवाद, छुआछूत और असमानता के खिलाफ। और ये लड़ाई ज्यादा लंबी और ज्यादा कठिन है। उपन्यास का अंत किसी ठोस जीत के साथ नहीं, बल्कि एक नैतिक स्पष्टता के साथ होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब हम तुरंत नतीजे चाहते हैं,
तो क्या हम अमरकांत के संघर्ष के मूल में रहे नैतिक चरित्र को भूलते जा रहे हैं? क्या हम सामाजिक बराबरी के उस धीमे और मुश्किल काम के बजाय आसान राजनीतिक जीतों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं?